हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है मैथ्स का जो बहुत परेशान करता है। मतलब बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करता है। वैसे हालांकि मैथ्स के लिए ही कहते हैं कि मैथ्स ही पूरी परेशान करती है। उसकी तो एक फुल फॉर्म भी बनाई है उन्होंने कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो ऐसा नहीं है, हम जो है मैथ्स को ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये जो फुल फॉर्म है उसको गलत साबित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से। क्लास 10th में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री करी थी, तो आई होप कुछ बच्चों ने क्लास 10th में अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। तो बेसिकली हम शुरू से लेके चलेंगे। हम क्लास 10th का भी पढ़ेंगे और क्लास 11th का भी पढ़ेंगे। बहुत बेसिक से हम इसको जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो इसका मतलब ही जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? बेसिकली 3 साइड्स का मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसी को ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 3 साइड्स के मेजरमेंट को पढ़ा जाता है। अगर एक हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसमें हमें 3 साइड्स का मेजरमेंट को पढ़ना है तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है विच इज़ राइट एंगल एट बी, मतलब यहाँ पे ये ए बी जो है अपना हाइट होगी, ऑल्टीट्यूड हो गया या परपेंडिकुलर हो गया, इसको पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बी सी हमारा बेस हो जाएगा, बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया तो इसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेसिकली इस रिलेशन को, इस ट्राइंगल में इस रिलेशन को हम जिस तरह से स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब क्लास 10th में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा होगा। ठीक है, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है, काफ़ी बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों होते हैं, 6 से ज़्यादा क्यों नहीं होते और 6 से कम क्यों नहीं होते? तो इसका जवाब मैं आपको जल्दी ही दूंगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कौन कौन से पढ़े थे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब देखो क्या होता है कि साइन और कॉस जो है ना, ये तो बेसिक रेशियोज है। ये बेसिक रेशियोज है। और टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये जो है ये डिराइव्ड रेशियोज बोलते हैं इनको। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइन और कॉस से ही मिलके तो टेन बनता है, कॉट बनता है, सेक बनता है, कॉसेक बनता है। मतलब अगर मैं साइन अपॉन कॉस लिख दूं तो वो टेन हो जाता है। मैं अगर कॉस अपॉन साइन लिख दूं तो वो कॉट हो जाता है। मैं वन अपॉन कॉस लिख दूं सेक हो जाएगा, वन अपॉन साइन लिख दूं कॉसेक हो जाएगा। आई होप आपको इतना पता होगा। नहीं पता होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो बेसिकली इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और बेसिक रेशियोज और डिराइव्ड रेशियोज। वैसे एक तरह से ये भी बोल सकते हैं ना कि साइन और कॉस जो है मम्मी पापा हैं और ये जो टेन, कॉट, सेक, कॉसेक हैं ये इनके बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं से तो ये बने हैं। ठीक है। अच्छा, इनके लिए एक बहुत खतरनाक सेइंग होती है कि साइन और कॉस जो है ना ये बहुत तगड़े प्रेमी हैं, क्योंकि इनके स्क्वायर्स है ना, इनके स्क्वायर्स जब हम करते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। साइन को और जब मैं अगर कॉस को मिलाऊं तो ये हमेशा एक हो जाता है। ठीक है। ऐसे तो ये बहुत कुछ ना, अगर कोई दो चीज़ें एक हो जाती है तो वो कब होते हैं? वो तब होते हैं कि अगर वो बहुत तगड़े प्रेमी होते हैं। तो इनके अगर मैं स्क्वायर्स को मिलाऊं मतलब जोड़ूं तो एक हो जाते हैं। ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है, एक बेसिक आइडेंटिटी है जो हम लास्ट में कवर करेंगे। पर हाँ, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मैं ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। इस 6 रेशियोज़ का जवाब दूंगा, सिर्फ 6 ही क्यों होते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहली चीज़, एंगल क्या होता है, एंगल कैसे होता है, कैसे बनता है, कितने तरह के एंगल होते हैं। तो एंगल आपको पता ही होगा कि कैसे बनता है। एंगल बेसिकली जब हमारे पास दो लाइंस होती है, दो लाइंस मिलती है तो वहाँ पे एंगल बनता है। एक होती है हमारे पास इनिशियल साइड और एक होती है टर्मिनल साइड। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ना, इनके बीच में जो ये चीज़ होती है इसको बोलते हैं एंगल। अच्छा, अब एंगल को ना हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं। मतलब हमेशा नहीं, बेसिकली अगर हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तभी वो एंगल पॉजिटिव गिना जाएगा। अगर मैंने एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिन लिया,
तो उसको वो नेगेटिव हो जाता है बेसिकली। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिना तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिना तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको मेरे को अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनना होगा तो मुझे ऐसे में गिनना होगा। आई होप आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जैसे जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक की जो मिनट की और जो सेकंड की हमारी सुई होती है ना, वो घूमती है, जिस डायरेक्शन में घूमती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसा होता है? इस तरह का, ऐसा मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है? इसका जस्ट अपोजिट। एंटी क्लॉक कैसा होता है? इसका अपोजिट। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ आ गई कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। और अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया तो वो नेगेटिव गिना जाएगा, और अगर मैंने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिना तो तभी वो पॉजिटिव होगा। अब एक और चीज़ समझते हैं कि एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एंगल का एक और रिप्रेजेंटेशन भी होता है। आपने देखा होगा कि एंगल जो होता है ना, एंगल को हम अच्छा सर्कल्स की मदद से भी समझ लेते हैं एक बार एंगल को। अब देखो क्या होगा कि एक इसकी इनिशियल साइड होगी और एक इसकी टर्मिनल साइड होगी, ये होगी ना। अब ये एक सर्कल है, इनिशियल और टर्मिनल साइड दोनों केसेस में क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। यहाँ पे जो बन रहा होगा वो थीटा बन रहा होगा या एक्स बन रहा होगा, जो भी बन रहा होगा, हमने एंगल ले लिया, एज्यूम कर लिया थीटा को। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये इसकी आर्क हो गई, हमने कंसिडर कर लिया इसको एल। तो थीटा जो होता है हमेशा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब थीटा क्या होगा? एल अपॉन आर के इक्वल होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर है, ये हमेशा एक रेडियन वैल्यू देगा। अब यार ये रेडियन क्या है? तो सुना ही नहीं कभी आज तक। हालांकि जिन्होंने क्लास 11 के जिनके पास क्लास 11 में मैथ्स होगी उनको पता होगा कि रेडियन क्या है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी कंसिडर कर रहा हूँ जिनके पास क्लास 11 में मैथ्स नहीं है। तो अभी तक हमने एंगल जो है ना, वो अभी तक हमने डिग्री में पढ़ा था, डिग्री मेजर पढ़ा था बेसिकली उसको। पर क्लास 11 में आके हम एंगल को रेडियन मेजर भी पढ़ते हैं, रेडियन मेजर में। और ऐसा यूनिट जो होती है एंगल की, वो रेडियन मेजर होती है। एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन मेजर होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रेडियन क्या है। रेडियन भी बेसिकली एक एंगल का मेजरमेंट है, एंगल को मेजर करने का तरीका है। ठीक, अब एंगल आपने पढ़ा, रेडियन भी है और डिग्री भी है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए ना कुछ, क्योंकि अगर ये एक ही वैल्यू के दो बेसिकली एक ही यूनिट के एक ही सिस्टम के दो यूनिट्स हैं, तो इसके बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल है। जैसे अगर मैं बताऊं, ये मैंने एक लाइन खींची और यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला ये 180 डिग्री है। ये आपको भी पता होगा, हमने बहुत बेसिक स्कूल टाइम में हमने इसको पढ़ा था कि इसको 180 डिग्री बोलते हैं, इसको एक स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अगर मैं इसको 180 डिग्री बोलता हूँ तो उसी को अगर मैं रेडियन मेजर में लिखूँ तो मैं इसको पाई बोलता हूँ। देखो रेडियन के साथ साथ हम सी लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो इसको पाई बोलता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई सी। सी का मतलब होता है कि रेडियन मेजर है, ध्यान रखिएगा, सी का मतलब होता है रेडियन मेजर। अब अगर मुझे निकालना है 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री क्या होता है, तो ये बोल सकता हूँ पाई सी अपॉन 180 डिग्री, 180। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, 1 डिग्री की वैल्यू भी आ गई और साथ साथ आप 1 रेडियन की भी वैल्यू निकाल सकते हो। 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। तो यहाँ से आपके पास इन दोनों में रिलेशन आ गया। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं कहूँगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बिकॉज ये हमारे एग्जाम्स में हमारे अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना या रेडियन में कन्वर्ट करना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। एक सिर्फ एक ये वाला पॉइंट याद कर लीजिए, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो वहाँ से आप ये दोनों एक्सप्रेशन को आप डिराइव कर सकते हो ईजिली। एक और चीज़, अगर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो ऐसा कैसे करके लिखा हुआ है, साइन 120 डिग्री,
तो इसका मतलब आपको पता है कि यार ये 120 डिग्री मेजर में है, एंगल को आपने डिग्री में लिखा हुआ है। अगर मान लो साइन पाई बाय 6 रेडियन लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये रेडियन मेजर है। लेकिन अगर साइन 6 लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, ना उसके ऊपर डिग्री लिखा हुआ है ना उसके ऊपर रेडियन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो रेडियन की बात कर रहा है, बिकॉज हम हमेशा ऐसा यूनिट को कंसिडर करेंगे। और अभी जैसे मैंने बताया आपको कि एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन होती है, तो साइन 6 रेडियन की बात कर रहा है और ना कि डिग्री की बात कर रहा है। अगर मान लो उसने लिखा है साइन पाई, तो वो तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि वो रेडियन की बात कर रहा है। तो बात समझ आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं कि एक डिग्री में कितने मिनट्स होता है और 1 मिनट में कितने सेकंड होता है। अब देखो, होता वही रिलेशन है इसका जैसे जो क्लॉक के साथ होता है, लेकिन इसका तरीका अलग होता है। बस हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है। सेम वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री में भी चलता है, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होता है। लेकिन मिनट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सिंगल डैश से होता है और सेकंड का रिप्रेजेंटेशन यहाँ से डबल डैश से होता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं और 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं। इस पे क्वेश्चन भी होता है, क्लास 11 में हमको क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि हमारे एनडीए एग्जाम में इस पे बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्ट कैसे करा जाता है। जैसे अगर हमारे पास आपको दे दिया 40 डिग्री 30 मिनट। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बेसिकली इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले आओ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि सारा का सारा जितना भी डेटा है ना, ये जितना भी ये डेटा है, इसको एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। तो इसको हम हमेशा डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, 40 डिग्री प्लस 30 मिनट ले सकता हूँ। अब 30 मिनट्स को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो ना कि अगर अब बेसिकली 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे, 1/2 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे मैं 40 डिग्री प्लस 1/2 मिनट डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये 81/2 डिग्री आ गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना था किस में, मुझे इसको कन्वर्ट करना था रेडियन मेजर में। तो इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो सिंपली वैल्यूज हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझे 81/2 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आ जाएगा आंसर, 81 पाई/360। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई रेडियन में। किसकी वैल्यू, 40 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू रेडियन में हमारे पास आ गई। तो काफ़ी इजी है, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आई होगी तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ इतना बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सॉल्यूशन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो भी आपके पास एक गिवन क्वेश्चन है उसको एक नॉर्मल फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। मिनट्स को सबसे पहले डिग्रीज में कन्वर्ट कीजिए। अगर आपके पास सेकंड्स गिवन है तो उसको भी पहले सेकंड्स को मिनट में, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जान लिया, एंगल के बारे में भी जान लिया। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसमें आपके पास 0, 30, 45, 60, 90 एक टेबल है, उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब ये अगर आपको आता है, आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो इसको भी एक याद करने का तरीका है। हर किसी के याद करने के तरीके अलग होते हैं, मेरा याद करने का तरीका अलग है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको रखिए, नहीं लगता है तो आप जैसा मर्जी आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखो, यह है साइन कॉस, मैं यहाँ पे रेशियोज लिखूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूँगा, और यहाँ पे मैं एंगल लिखूँगा। तो ये होगा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको याद अब शुरू में मतलब याद करवाने के लिए मैं सबसे पहले काउंटिंग लिख देता हूँ यहाँ से 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4। अब उसके बाद हर काउंटिंग को 4 से डिवाइड करवा दिया, 4 से डिवाइड करवा दिया, इतना सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करो, इसकी अंडर रूट की वैल्यूज ले लो, अंडर रूट में ले लो इन सबको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना और सब कुछ हो गया हमारे पास। देखो अब 0/4, अब 0/4 0 होता है, तो अब ये जो 0/4 0 है तो 0 साइन 0 भी हमारे पास 0 वैल्यू देगा, तो साइन 0 0। 1/4 अंडर रूट में कितना आता है, 1/√2, सॉरी 1/2, 1/2 आएगा। और रूट बेसिकली √2/4 कितना आता है, 1/√2 आ जाएगा हमारे पास। √3/4 कितना आ जाएगा, √3/2 आ गया। और 4/4 1 आएगा, √1 बेसिकली 1 ही होता है। अब क्या करो, इसी वैल्यूज को हम दोबारा से अगर मैं उल्टा करके लिख दूँ तो कॉस की वैल्यूज आ गई, तो ये आ गया 1, ये आ गया √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसी के साथ आपके पास 10 भी है, कॉट सेक कॉसेक। यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको एक रिलेशन पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, दोबारा से लिख देता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, sec theta is equals to 1 upon cos theta and cosec theta is equals to 1 upon sin theta। तो इन रिलेशंस की मदद से आप ये वैल्यूज लिख सकते हो। और एक आपने एक निमोनिक भी आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे, बेसिकली पंडित बद्री प्रसाद टाइप, राइट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वहाँ से आपने देखा होगा कि इसको आपने साइन की वैल्यू लिखी होगी, इसको कॉस कंसिडर करा होगा, इसको टेन, फिर इसको कॉट, इसको कॉसेक और इसको सेक, ठीक है। तो थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसको सेक और कॉसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। तो आप आई होप आपको उस बात समझ आ गई कि आपने ये चीज़ कैसे करा। देखो ये क्लास 10th का रिवीजन था, ये क्लास 10th का था, तो इस चीज़ को हम जल्दी से पढ़ेंगे ताकि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो जाए। और मैं चाहूँगा कि अगर आपने इतना कर लिया तो अब ये जो ये 10 की वैल्यू, कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू, ये आप खुद से निकालो और खुद से लिखो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अब हम जो मेन चीज़ है उस चीज़ पे आते हैं, क्योंकि अभी मैंने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ क्या होती है, एंगल क्या होता है। अब पढ़ते हैं हम साइन फंक्शन को। देखो क्लास 10th में तो हमने क्या पढ़ा था, रेशियोज पढ़े थे ना, सिर्फ और सिर्फ रेशियोज। अब वो रेशियोज जो थे वो ज्योमेट्री की हेल्प से थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फंक्शन, यहाँ फंक्शन को पढ़ेंगे, बेसिकली हम उसका ग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो तो आप जो उस रेशियो को, उस फंक्शन को पढ़ रहे हो, तो उसका आपको ग्राफ भी पता हो, उसका ग्राफ कैसा है, उसका नेचर कैसा है वो आपको पता है, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की, उस फंक्शन की। तो आइए जानते हैं। अच्छा वैसे ग्राफ होता क्या है, कभी सोचा है या मतलब पता है ग्राफ क्या होता है? ग्राफ बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशन होता है बेसिकली। अब जैसे एक आप हो, मान लो एक ए है और एक बी है। अब क्या है, ए जो है वो बी की मदर है, ठीक है। तो बी क्या हुआ, ए का, बेसिकली बी ए का क्या हुआ, बी ए का बेटा हो गया ना, सन हो गया, या डॉटर भी हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या है कि इन दोनों में रिलेशन है ना कुछ, ए का बी से रिलेशन और बी का भी ए से रिलेशन है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्राफ्स में भी हम रिलेशन पढ़ते हैं। किसका रिलेशन किससे पढ़ते हैं हम, साइन का रिलेशन एक्स के साथ पढ़ते हैं और वाई के साथ। अब भाई ये एक्स को ना दूर रखना, एक्स को यहाँ मत लाओ, ये एक्स अपने दुनिया में ही ठीक है, यहाँ पे मैथ्स में नहीं लाओ इसको। हालांकि एक्स बहुत देती है, पर नहीं, कुछ ज़्यादा ही दर्द देती है चलो ठीक है, आइए जानते हैं साइन का रिलेशन।
x के साथ एंड y के साथ। ठीक है, अब बेसिकली आपने नाम सुना होगा एक डोमेन और रेंज, बहुत चर्चित नाम है ये, डोमेन और रेंज। अच्छा, डोमेन का मतलब बता दो मैं एक सीधा सीधा मोटा मोटा सा मतलब। डोमेन का मतलब है इनपुट और रेंज का मतलब है आउटपुट। देखो, इनपुट का मतलब कुछ अंदर देना और आउटपुट का मतलब कुछ बाहर निकालना। तो इससे मुझे एक बहुत फेमस सी एक कहावत सी याद आती है कि मैं एक तरफ से आलू डालूंगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, बस एक चीज़ याद आ गई तो मैंने शेयर कर दिया। पर चलो वापस आते हैं इनपुट और आउटपुट से। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ इनपुट दूं तो मेरे को कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। तो मैं साइन के फंक्शन में ना कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, कुछ भी। अब मैंने कुछ भी का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया, मतलब कबाड़ आया तो कबाड़ रख दिया, ऐसा नहीं। कुछ भी का मतलब बेसिकली मैथ्स में बोल रहा हूँ मैं। तो मैं कुछ भी रियल नंबर में से रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कुछ भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। और रेंज का मतलब इसमें आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास वो वैल्यूज आएंगी जो मतलब मैं रेंज एक डोमेन में से कुछ भी वैल्यू पुट करी, मैंने निकाला, मैंने 45 रख दिया, तो 45 पे मेरे पास वैल्यू आई 1/√2। ठीक, मैंने 90 रख दिया, मेरे पास जब मैंने 90 रखा तो मेरे पास वैल्यू आई 1। तो इसका मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही है। तो पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि मेरे पास -1 और 1 के बीच में वैल्यूज आ रही है। आइए जरा इस चीज़ को हम ग्राफ में देखते हैं एक बार। देखो, ये जो ये मैक्स ये दिख रही है ये वैल्यू यहाँ पे, ये देखो ना आप यहाँ पे देखो, ये 1 लिखा है, ये 1 जो है ये यहाँ पे है, ये -1 यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मैं देखो ना साइन का ग्राफ जो है ऐसा ही चलता जाता है हमेशा, मतलब इधर ही। ये एक साइन वेव भी पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है 1, मतलब ऊपर को जा रही है 1 जा रही है और नीचे भी जा रही है -1। इससे ज़्यादा नहीं जा रही है और इससे कम भी नहीं जा रही है, मतलब इससे कम जा रही है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा रही, -1 से ज़्यादा नहीं जाएगी और 1 से भी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ ना कि जो साइन फंक्शन है उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, -1 और 1 के बीच में। अब कौन सा इंटरवल है ये ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल है। मैंने आपको सेट थ्योरी में बताया था ना, सेट थ्योरी वाली अगर आपने क्लास नहीं देखी तो जाके देखिए। ये बेसिकली हम इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें हम एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लगाया। अगर मान लो मैं एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा होता, मुझे 1 और -1 नहीं लेने होते, तो मैं ऐसे लिखता। ठीक है, इसको मैं ओपन इंटरवल बोलता। पर हमारा जो साइन फंक्शन का रेंज होता है वो क्या होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। इसका मतलब साइन जो है 1 और -1 मैक्सिमम वैल्यूज देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। दूसरी चीज़, इसमें रेंज, इसका डोमेन क्या हो सकता है, इसमें कोई सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। देखो मैंने क्या करा, 0 डिग्री पुट करा। पहले मैंने 0 डिग्री पुट करा तो 0 मेरे पास आंसर आया। मैंने क्या करा, 90 डिग्री पुट कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 आ गया साइन की वैल्यू y पे। मैंने यहाँ पे x पे 90 डिग्री पुट करा और y पे कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। ठीक है, ये होता है बेसिकली डोमेन और रेंज। ये होता है एक रिलेशन, किसका रिलेशन, x का और y का रिलेशन। ठीक, तो आइए आगे जानते हैं कॉस का रिलेशन कैसे होता है। देखो, कॉस का रिलेशन भी कुछ ना कुछ साइन के जैसा ही होता है, बट जस्ट ऐसा है कि थोड़ा सा ही शिफ्टेड होता है, थोड़ा सा पीछे को होता है। अगर चलो पहले इसका भी डोमेन और रेंज जान लेते हैं। देखो, इन दोनों का डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम होता है। इस पे भी मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया रियल नंबर। अब रेंज क्या हो जाएगी, मेरे को मैंने चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करी, मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किस किस के बीच मिलेगी, -1 और 1 के बीच मिलेगी। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना हो गया, -1 और 1। अब देखो ना, यहाँ से हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि 1 और -1 के बीच, ये जो वैल्यू है ये -1 है, ये -1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये। ठीक है, मतलब -2 पे नहीं चले जाएगा ये। और ये भी जो है, ये जो कॉस है ये ऊपर 2 पे नहीं जाएगा, ये 1.1 पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसकी रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये। देखो, और अगर आपको वैल्यूज़ भी याद हों तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो इसको, कि देखो हमारे पास क्या होता है, कॉस 0 पे, यहाँ पे मैंने देखो ना x की वैल्यू 0 रखी तो y पे कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। मैंने x की वैल्यू π/2 90 डिग्री रखी तो मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक नेचर देख सकता है कॉस का कैसा होता है और साइन का कैसा होता है। देखो दोनों का ना बिल्कुल
एक जैसा ही इनका ग्राफ होता है, इस जस्ट कि थोड़ा सा वो शिफ्टेड होता है। देखो अब देखो मैं एक साइन का ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये जो ब्लैक में जा रही है ये साइन की है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं ना कि साइन वाला ग्राफ जो थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, कॉस वाला इसके पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हो कि इसको कॉस वाला जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे भी आपको याद रखना, याद रखो, लेकिन मोटिव क्या है, आपको इसका डोमेन पता होना चाहिए, आपको इसका रेंज पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। चलिए आगे, बेसिकली अभी हमने डोमेन देख लिया, हमने रेंज भी देख लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं ना कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करता है। एंड में मैं सबका एक कोलैबोरेट करके आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअली एक बार मैं आपको साइन का बता दूं, ताकि आप भी एक बार कॉस का, टेन का, सेक, कॉसेक सबका निकाल सको। ठीक है, अच्छा देखो, अभी वही वाली 10th क्लास वाली आइडेंटिटी याद आ जाएगी हमको, जो हमने पढ़ा था ना, पंडित, बद्री प्रसाद और हर हर बोले। तो हमने क्या पढ़ा था साइन का? साइन का ये होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊं, ये इस तरह से कुछ, ये यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, तो मुझे बताओ इसमें परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है ना, सी बी है हमारे पास, सी बी ये परपेंडिकुलर हो गया, और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, ये वाला हमारे पास ये हो गया। अब दोनों केसेस में क्या है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव है, तो एक अल्टीमेट वैल्यू कैसे आएगी? हमारे पास जो अल्टीमेट वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? देखो समझते हैं इसको। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी, ये 90 डिग्री यहाँ पे। अब मुझे बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर क्या है? सी भी है। परपेंडिकुलर कैसा होगा? यहाँ पे ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि वाई एक्सिस तो ऊपर को पॉजिटिव आता है। ये क्या आ जाएगी? ये वाली वैल्यू सी बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे आएगी मुझे बताओ? हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट में कोई चीज़ नेगेटिव नहीं आ सकती, तो दोनों ऊपर नीचे पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हमारे पास साइन की वैल्यू कैसे आएगी? साइन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिकली ऐसा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए बी सी, कैसे इसको ए बी सी कहीं पे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझ में आना चाहिए। देखो अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ए सी है ना हमारे पास। अब ए सी नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि वाई तो बेसिकली इस साइड को नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर पास नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज कैसा होगा? हाइपोटेन्यूज तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अंडर रूट में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होगी। अगर वो नेगेटिव हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी वो स्क्वायर करके ऐड होगा, तो वो नेगेटिव नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आ गया। अब देखो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसी वैल्यू देगा? अल्टीमेटली हमको हमेशा एक ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अब हम समझ गए कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कैसी वैल्यू आती है साइन की? नेगेटिव वैल्यू आती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा? आइए जानते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से ए बी सी यहाँ पे। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। सेम वही केस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला। अब परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा? नीचे को आते हुए y नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज एज यूजुअल पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी हमेशा हमको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से हम ये भी समझ गए कि यार यहाँ पे भी
फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है। तो अब हमारे पास सबका आ गया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव। इसी चीज़ को आप कॉस के साथ कीजिए, टेन के साथ कीजिए, कॉट के साथ कीजिए, कॉसेक, सेक, सब बेसिकली सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ कीजिए। और एंड में बेसिकली अलग वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया, नहीं याद हुआ, तो मैं एक दूसरा तरीका बता दूंगा, एक बहुत शॉर्ट तरीका, वहाँ से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बस आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ASTC, ठीक, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप इसको कीजिए, ठीक है। आगे जानते हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, क्लास 10th में पढ़ी थी, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वैसे, और कुछ एक एडवांस आइडेंटिटीज़ हैं। कुल मिला के 6 आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, और कुछ क्लास 11th में पढ़ी थी, उनका मिक्सचर, और वहीं से हमारे बहुत सारे के क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले बेसिक आइडेंटिटीज़ को जानते हैं। पहली चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि ये दोनों प्रेमी हैं, जो दोनों मिलते हैं तो ये एक हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो थी हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज़ जो हमने क्लास 10th की थी। कुछ एक एडवांस आइडेंटिटीज़ भी हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हमारे काम आते हैं, हमारे इंटीग्रेशन में काम आए। काफ़ी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी रोल है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री समझ गए तो इंटीग्रेशन तो फिर बाएं हाथ की हो जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो दोनों सेम ही रिजल्ट देते हैं। होते हैं कि नहीं होते? अब मुझे वैसे एक ही याद आ रहा है, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होगा और 2 प्लस 2 भी 4 होगा। बाकी आपको याद आता है तो कमेंट्स में बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो है अपनी कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ढंग से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो बात समझ आ गई होगी। इसका प्रूफ भी देखो, जो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ है ना, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या, अगर मैं बोलूँ तो ये एक बहरूपिया है जो यहाँ पे छुपा बैठा है, यह है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इन बेसिक आइडेंटिटीज़ में छुपा बैठा है। एक प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। इतनी मतलब बेसिकली इतनी टफ नहीं है। एक मैं आपको करता हूँ, बाकी आप ये प्रूफ कीजिएगा इसको खुद से। इजीली है, दोनों सेम तरीके से हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, हाइपोटेन्यूज इधर ले आया और सब में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ बच गया 1। अब यहाँ पे आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है, ये बन गया साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं होता है। देखो ना, हमने पढ़ा था ना, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले से पढ़ा था हमने। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, तो कॉस, तो ये कॉस हो गया बराबर 1, तो थीटा। यहाँ से ये आ गया। बाकी आप ये दूसरी वाली आइडेंटिटीज़ प्रूव कर सकते हैं खुद ही। ये वाली आइडेंटिटीज़ भी सेम ही है, इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है इसमें भी, ठीक है। एक मैं प्रूव करता हूँ, बाकी आप प्रूव कीजिए और मुझे बताइए अगर प्रूव हुआ, अगर आपसे प्रूव हुआ तो आप मुझे बताइए उसके बाद कि आपने प्रूव किया नहीं किया। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको आगे वाले सेशंस में आपको बता दूंगा, ठीक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, इनको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली यूज़ हो जाती है ये, ठीक है। जैसे ये है, मैं एक सेकंड वाली प्रूव कर देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपके पास
साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूँ अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका भी होल स्क्वायर कर दो अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बेसिकली इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा जगह का अभाव है, समझ जाइएगा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली इन सबको डिवाइड कर दो, इन सबको अलग अलग कर दो। ये जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सीधा कट गया, यहाँ से ये 2 पावर कट गई, ये ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब क्या करो, यहाँ से ये 2 आगे ले जा लो, ये जगह माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी एक और थोड़ा सा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। फिर उसके बाद क्या बनता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, बेसिकली अगर हमने फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी थी ना 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वहाँ से आप देखो ना, यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा अल्टीमेट आंसर था। तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी प्रूफ है, ऐसा नहीं ये बहुत लेंदी है, लेकिन मैंने एक लेंदी वाला कर दिया। आप बाकी जो 2 प्रूफ्स हैं वो आप उसको कीजिए, बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री में इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हल्के हल्के हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों को आसान बना देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं